तो अभी डिस्कशन के ऊपर आते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी परमिटेड इन इंडिया, रूल 26। ठीक है, या सो यहाँ पर हम जिस चीज़ की बात करने लगे हैं वो कंटेक्स्ट आता है इस तरह, क्वेश्चन 31। दैट इज एक PROI एंटिटी है, ओके। सो PROI एंटिटी है और वो एक्वायर करता है प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस और set up branch office। So PROI entity acquire कर रहा है to set up the business और branch office in India। इन दैट केस अगर उसको ब्रांच ऑफिस या बिजनेस सेटअप करना है तो सबसे पहले उसको इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करना पड़ेगा, ओके। जब तक प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेगा तब तक वो बिजनेस और ब्रांच ऑफिस सेटअप करने में तकलीफ होगा, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट इंडिया के बाहर वालों को इंडिया में सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मीट करने पड़ते हैं। पहली बात, आरबीआई कहता है आप बिजनेस के लिए आ रहे हो, आप किसी और के नहीं, बिजनेस के लिए आ रहे हो, आने दो, प्रॉपर्टी लेना अलाउड है, कोई इश्यू नहीं है, okay। So that is first thing, RBI allows such acquisition of property for business purpose। okay, so RBI allows such acquisition of property for business purpose। बिजनेस के लिए आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरी चीज RBI कहता है भाई देखो, प्रॉपर्टी आप जिस भी स्टेट में एक्वायर करोगे उस स्टेट का लॉ आपको लगेगा, तो एप्लीकेबल लॉ कंप्लाई करो, दैट इज फॉलो applicable laws for acquisition। So just follow the applicable laws for acquisition। जो भी स्टेट का लॉ आपको लग रहा है, you better follow the applicable laws, ठीक है। तीसरी चीज आरबीआई कहता है कि आप यहां पर प्रॉपर्टी ले रहे हो, एक आईपीआई फॉर्म फाइल करना कंपलसरी है, क्योंकि उसी से आरबीआई को पता चलेगा आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली है। तो फाइल फॉर्म IPI with RBI in 90 days of acquisition of property। ओके, सो आपको एक आईपीआई फॉर्म फाइल करना कंपलसरी है। आईपीआई का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन फॉर्म इन इंडिया, ओके। आईपीआई का मतलब यहां पर, आईपीआई का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन इन इंडिया। सो आरबीआई कहता है कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस सेटअप करना है, गुड, यू कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी, यस, यू हैव टू फॉलो द एप्लीकेबल लॉज, यस, और आपको एक आईपीआई फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ये आईपीआई फॉर्म आपको एक्विजिशन यानी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के या लीज करने के 90 डेज में फाइल करना पड़ता है। आईपीआई का फुल फॉर्म होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन इन इंडिया फॉर्म, IPI, ठीक है। ये फॉर्म अगर आप फाइल करते हो तो आरबीआई को पता चल गया कि आपने कहां कहां पे कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर की है, ठीक है। अब उसके साथ साथ आरबीआई एक और चीज बोलता है कि अगर पीआरओआई, ओके, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करता है तो आरबीआई बोलता है हमें भी बताओ, आप मॉर्गेज कर रहे हो, हमें भी बताओ।
तो इन दैट केस यस, मॉर्गेज के कंडीशंस भी आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि मॉर्गेज करने का मतलब होता है मैंने प्रॉपर्टी को किसी पे गिरवी रख के उधार लिया है. ओके, सो फोर्थली, PROI can mortgage the property as per requirements. Okay, PROI can mortgage the property as per requirements. Then कुछ लोग इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. उनको बोला है यू आर अ प्रोहिबिटेड कंट्रीज. तो उन लोगों को ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिनको प्रोहिबिट किया है? यू आर अ प्रोहिबिटेड कंट्रीज. ठीक है, सो कुछ लोग इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. यू आर अ प्रोहिबिटेड कंट्रीज. ऐसी कौन सी कंट्रीज है? सो उसको डिफाइन किया है, इफ यू आर बांग्लादेश, भूटान, ओके. एक और कंट्री जिसका नाम है मकाओ चाइना और मंगोलिया के ठीक ऊपर वाले पार्ट पे आती है मकाओ. ठीक है, और वर्ल्ड की बहुत फेमस प्लेस है मकाओ, क्योंकि वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैजिशियंस कम फ्रॉम मकाओ. ओके, ये वो फेमस प्लेस और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर ब्लैक मैजिक इफ यू वांट टू हैव. देन हांगकांग, ओके, गुड डेवलप प्लेस, अभी चाइना में आती है. अफगानिस्तान उसको भी प्रोहिबिट कर दिया है, तालिबान के अंदर हो गया अभी. ये सारे अमेंडेड ही बता रहा हूं ना तुम्हें. श्रीलंका, ठीक है, क्योंकि ये भी चाइना के लोन में आ गया है. देन पाकिस्तान, ईरान, बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है. नेपाल, ठीक है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ. ओके, जहाँ पे वो मिसाइल बना के बैठा है ना, क्या नाम है उनका वो, हाँ किंग जाओ, बराबर बराबर. नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ, साउथ कोरिया की नहीं, जहाँ पे तुमने गंगम डांस देखा था वो नहीं. ओके, देन चाइना. ओके, चाइना को भी प्रोहिबिट कर रखा है. तो ये कुछ नेशंस है जिन लोगों को इंडिया में बिना परमिशन के प्रॉपर्टी एक्वायर करना अलाउड नहीं है. जैसे शॉर्ट में कर सकते हैं BBMHASPIN, को चिन. तो ऐसे आप याद रख सकते हो. ओके, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट. लेकिन एक पॉइंट आरबीआई ने अलाउ कर रखा है कि अगर आप इस नेशंस के हो और इंडिया में आके कुछ टाइम के लिए रहोगे. आपको मालूम है इंडिया के बाहर के कई एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं यहाँ पे, गाना गाते हैं, एक्टिंग के लिए रुकते हैं. तो उनको 5 साल की लीज अलाउ की हुई है. ओके, 5 years लीज अलाउ की थी. वो क्या नाम था उनका, फवाद खान. हाँ, उन्होंने भी बांद्रा में 5 years लीज पे कुछ प्रॉपर्टी ली थी. तो आरबीआई उनको इस तरह से अलाउ करता है कि ठीक है आप बाहर के हो, इंडिया में एक्टिंग, गाना या कोई और जॉब पर्पस के लिए आते हो जो आप बिजनेस रिलेटेड है, 5 years लीज तक ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. रिन्यू के लिए आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए. हाँ होता है, विद आरबीआई परमिशन देन यू कैन. सो द अबाव countries or entities can acquire property in India. So they can acquire the property in India on 5 years lease. Okay, on 5 years lease.
on a 5 years lease without RBI approvals. ओके, विदाउट RBI approvals. तो ये है कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक कंडीशंस जो इस चीज में याद रखने लायक है. ओके, बेसिक टर्म, बेसिक कंडीशंस यहीं से शुरू होते हैं. अगर PROI इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है. एप्लीकेबल लॉज लगेंगे, IPI के रेगुलेशंस लगेंगे, दैट इज IPI फॉर्म 90 डेज में फाइल करना रहता है. ठीक है, दैट अपार्ट ये कंडीशंस है कि PROI मॉर्गेज भी कर सकता है, बट यस, प्रोहिबिटेड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, मकाओ, हांगकांग, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओके, नेपाल एंड कोरिया एंड चाइना, ये जो कंट्रीज प्रोहिबिटेड में है, ये लोग प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं खरीद सकते. बट हाँ, अगर 5 years लीज पे लेना चाहे तो ले सकते हैं. ठीक है, 5 years लीज पे लेना चाहे तो ले सकते हैं. ओके, क्लियर, फाइन. सो इस तरीके से ये हो गया एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया. अब इसके बाद का एस्पेक्ट, ओके, एक लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर का क्लॉज करके डाला है. लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर क्या रहता है, बीच में काफ़ी सारा यू कैन से डिस्कशंस हुआ था और बहुत सा सिटीजनशिप एक्ट पे बहुत सारा बवाल भी हुआ था, अगर आपको याद है. उसी में से एक पार्ट है कि जो इंडिया के बाहर के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन है, हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया, जो एक्चुअली इंडियंस में नहीं थे, इंडिया के बाहर के लोग थे, उनको LTV, लॉन्ग टर्म वीजा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है. 1 रेसिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी वो इंडिया में एक्वायर कर सकते फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, एंड ओनली 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग आउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन बी अलाउड. ओके, तो इसको हम लोग LTV वीजा होल्डर्स बोलते हैं. ओके, इंडिया के बाहर के पर्सन्स, इनको अगर इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करना है तो एक ही प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं. ये अलाउ किया हुआ है कि आप एक घर खरीद सकते हो, उस एक ही घर में दुकान बनानी है तो बनाओ, जो करना है करो, पर एक ही घर, अलग से दुकान वगैरह कुछ नहीं. ठीक है, अब इन लोगों को जनरली एम्प्लॉयमेंट इजीली मिलता भी नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, दे डोंट होल्ड इंडियन सिटीजनशिप. तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जल्दी से कोई एम्प्लॉयमेंट देता भी नहीं है. ओके, क्योंकि अगर इनको किसी वजह से वापस से इंडिया के बाहर डिप्यूट कर दिया गया या भेज दिया गया तो एम्प्लॉयमेंट की झंझट हो जाती है. ठीक है, अच्छा, ऐसे लोग अगर इंडिया में रहते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान, एक दो, जो भी वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नॉट टू बी लोकेटेड इन द रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड एरियाज, जैसे आर्मी कैंप, नेवी कैंप, इनके पास में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये लोग इंडिया के बाहर से आ रहे हैं. अब ये पता नहीं किस इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, इसलिए इनको बोला है रेसिडेंशियल यूनिट्स जो भी आप लोगे ठीक है लो, लेकिन ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कैंप्स के पास में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दूसरा, द पर्सन हैज टू सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द रेवेन्यू अथॉरिटी, ओके, where it is located, specifying the source of fund that he is residing in India on LTV. वो LTV लाइसेंस पे रह रहा है और पैसा कहाँ से कमा रहा है, इसका सोर्स क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए. ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल मेंशन द नेशनैलिटी एंड द फैक्ट दैट सच पर्सन इज LTV. इनको एक कार्ड मिलता है, ओके, सिटीजनशिप कार्ड, दे के ये लोग इंडियंस नहीं है तो दे गेट अ LTV कार्ड, ओके, long term visa card, and such person may be attached or confiscate property may be attached if they indulge in anti India activities. ये सबसे बड़ा डर इसी चीज का है कि अगर ये लोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज करेंगे तो क्या. ओके, सरकार ने बोल तो रखा है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज अटैच कर देंगे, ओके, और उनको दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ही देंगे, बट यस, फिर भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज कैन हर्ट मेनी पीपल. ठीक है, दैट अपार्ट, उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पे अप्रूव करवाने पड़ेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. क्योंकि अगर ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं करवा रहे हैं तो इनको उठा के इंडिया के बाहर फेंक दिया जाएगा. ठीक है, तो इनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इनके डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव्ड हो. प्लस
such person is eligible to sell the property only after acquiring Indian citizenship. इंडिया में प्रॉपर्टी ले तो सकते हैं, बेच नहीं सकते जब तक उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती. एंड दे कैन ट्रांसफर बिफोर एक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप शैल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल. ठीक है. अच्छा, ये इंडियन सिटीजनशिप इनको दे सकते हैं. यस, हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसकी वजह से बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था. ओके, वो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था ऑल ओवर इंडिया. व्हाट इज दिस सिटीजनशिप एक्ट? हुआ क्या है, जो हमारे नेशनल्स हैं उनके लिए पहले ये था कि अगर आप 7 इयर्स तक इंडिया में एलटीवी लाइसेंस पे रहते हो तो ही आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को 10 साल किया था. ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए अदनाम सामी, तो उसको जब सिटीजनशिप मिली थी तो उसके लिए भी उसको 10 इयर्स का गैपिंग था. ओके, लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया, ये 7 एंड 10 इयर्स को बंद करके 5 इयर्स कर दिया सबके लिए. तो अगर आप एलटीवी लाइसेंस पे 5 साल से रहते हो, आप हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, कहीं और नेशन पे रहते थे, या तालिबान की वजह से अफगान से भाग के आए हो, पर इंडिया में अभी आप इंडियंस नहीं हो, 5 साल इंडिया में रहने के बाद मैं आपको इंडियन सिटीजनशिप दे सकता हूं. बराबर, यही बस इतनी ही चीज हुई है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में, लेकिन उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ है. ओके, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया. सिटीजनशिप एक्ट इसने पढ़ा ही नहीं, जो चिल्ला रहा है उसने सिटीजनशिप एक्ट ही नहीं पढ़ा, उसको समझा ही नहीं, ऐसे चिल्लाया जा रहा था. ओके, सो याद रखना ये प्रोविजन रूल 28 में आता है. ठीक है, क्लियर? तो मैं ये लिख देता हूँ, क्वेश्चन 31A, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय एलटीवी, नोट्स में देख लेना. Acquisition of property by LTV. ओके, एक और क्वेश्चन जो यहां से देख सकते हैं. आपको मालूम है इंडिया में बहुत सारे फॉरेन एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स, काउंसलेट्स होते हैं. तो ये लोग अगर इंडिया में घर लेते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? ठीक है, पहली बात, सर ये फॉरेन एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स, काउंसलेट्स होते क्या हैं? और अगर इंडिया के बाहर से तो इनके 3-3 नाम क्यों है? नहीं, चलो समझाता हूं. आपको मालूम है इंडिया के बाहर सारे नेशंस में डेमोक्रेसी नहीं है. ओके, अलग अलग नेशंस में कुछ कम्युनिस्ट है, कुछ मोनार्क, MONARCH, मोनार्कीज, जैसे सुल्तान ऑफ सऊदी और ये सब सुल्तान बने हुए हैं, और कुछ नेशंस में डेमोक्रेसी है और कुछ नेशंस में कुछ भी नहीं है, ऐसे झगड़े चल रहे हैं. ओके, तो जिसकी पावर है वही एंजॉय कर रहा है. तो ऐसे नेशंस में जहां पर हमारा एग्रीमेंट है, हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ट्रेड डेवलपमेंट करने की बात उठी थी, तो सवाल ये उठा कि तुम्हारे नेशन का पर्सन हमारे नेशन में आएगा और हमारे नेशन का पर्सन तुम्हारे नेशन में जाएगा, तो ये कौन इंश्योर करेगा कि वो सामने वाला पर्सन चोर नहीं है या धोखाधड़ी करके नहीं आ रहा है? हु विल इंश्योर दैट? बात तो रेलिवेंट थी. तो एक आइडिया हुआ कि हर एक नेशन एक दूसरे के अंदर एम्बेसीज बिठाएगा. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह आ गई कि हर एक नेशन डेमोक्रेटिक नेशन नहीं था. एज अ रिजल्ट, जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स आते हैं, जैसे डिप्लोमेट्स कमिंग इनटू पिक्चर, तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बेसिकली आपको कम्युनिस्ट नेशन से दिखते हैं. ओके, या फिर सुल्तान बेस्ड टाइप, दैट इज मोनार्की नेशन से, वहां पे डिप्लोमेटिक रिलेशन. जबकि डेमोक्रेटिक नेशन से ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स जाते हैं या फिर मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे जॉन सेक्रेटरीज कमिंग फ्रॉम यूएस, ओके, फॉर मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर. क्यों? क्योंकि यूएस भी डेमोक्रेटिक है, हम भी डेमोक्रेटिक है, तो हमारे उधर फॉरेन एम्बेसी में आया. लेकिन वही चीज अगर
अगर सऊदी अरेबिया से आएगा तो सऊदी अरेबिया वाला काउंसलेट आता है, द काउंसलेट ऑफ सऊदी अरेबिया। और अगर वही चीज हमारा चाइना से आएगा तो डिप्लोमेट आएगा। तो एज अ रिजल्ट है तो सब फॉरेन एम्बेसी के जैसा ही, लेकिन सबके डिप्यूटेशन के तरीके अलग है, क्योंकि उनके नेशन में उनको अलग तरीकों से रेफर किया जाता है। अब समझा? अब जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन है, हमारी ब्रांचेस चाइना में भी है फॉर वीजा नॉर्म्स, लेकिन चाइना में हमारी ब्रांच है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वाली ब्रांच। वी डोंट कॉल देम एज अ फॉरेन एम्बेसीज। फॉरेन एम्बेसी वाली ब्रांच हमारी किधर है? जहां पे डेमोक्रेटिक नेशन है, जिसमें हमारा एग्रीमेंट है, वहां पे फॉरेन एम्बेसी वाली ब्रांच हो जाती है। तो ये सारे नेशंस इंश्योर करते हैं कि जो भी इंडियंस उनके नेशन में एमिग्रेट कर रहा है, जा रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं जो भी सर्टिफिकेट्स आप दे रहे हो इंडिया के बाहर वो जेन्युइन है कि नहीं। ओके, वो सब इंश्योर करते हैं, तभी आप इंडिया के बाहर एमिग्रेट, एजुकेशन पॉलिसी, इन सब के लिए जा पाते हो। समझा? अब सोचो, अगर आप कभी दिल्ली के अंदर राजभवन के उधर घूमते हो ना, तो इन लोगों के आपको घर दिखते हैं बहुत सारे, फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन डिप्लोमेट्स, काउंसिलेट्स, पूरे एकदम कभी वाइट कलर के, और ये वो बहुत अच्छे घर दिखते हैं, गार्डन वार्डन भी मस्त बने हुए। वो लोग अगर इंडिया में घर लेने की सोच रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद हम इंडिया में सेटल हो जाएंगे, तो ऐसे केस में क्योंकि ये लोग बाहर के लोग हैं, क्योंकि ये लोग स्पेशल पोजीशंस को एंजॉय करते हैं, और अगर ये लोग घर लेने की बात कर रहे हैं, तो एज अ लीगल कंसल्टेंट तुम्हारा ओपिनियन फेमा के बेस से क्या आता है? तो ओपिनियन आता है कि सर अगर ये लोग घर लेते हैं तो फर्स्ट दे कैन परचेज एंड सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन एंड फार्म हाउस नहीं लेने का। The other is other than agriculture land, plantation and farmers. प्लस इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए कि इन लोगों को इंडिया में हमने अलाउ किया है। ओके, आपने देखा भी होगा जयशंकर, तो जयशंकर की मिनिस्ट्री से क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। एंड a consideration for the acquisition has to be paid out from the funds remitted abroad. That is, पैसा इंडिया के बाहर से आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने इंडिया में कमाया, इंडिया से लोन लिया और इंडिया में घर ले लिया, नहीं, पैसा इंडिया के बाहर से आना, टू शो दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। Okay, so this part comes as what are the conditions for foreign embassies to acquire India. ठीक है, क्वेश्चन फॉरेन एम्बेसीज डिप्लोमेट्स का क्वेश्चन 32, ये भी नोट से देख लो। नहीं, दे आर फॉरेन सिटीजन्स। इंडियन सिटीजन्स तो इंडिया के बाहर डिप्यूट होते हैं। यस, अगर तू यहां से यूपीएससी करके आईएफएस कोर्स करती है तो देखो इंडिया के बाहर डिप्यूट कर देंगे। तेरे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो बाहर से आते हैं उन लोगों पे। तो वहां पे यूएस का रूल लगेगा, इंडिया का नहीं। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, क्वेश्चन 33। ठीक है, चलो ये बात समझाता हूं। रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, इसका मतलब ये अलग अलग सिचुएशन एनालिसिस में समझ में आएगा। ओके, क्योंकि ये कई सारी अलग अलग बातें करता है। दैट इज कॉल्ड रिपैट्रिएशन ऑफ सेल proceeds of immovable property. सिचुएशन क्या थी और कहां पे इसको यूज करते हैं? लेट्स सी, फर्स्ट सिचुएशन।
एक पीआरओआई है, पीआरओआई लेट्स अज्यूम एक पूरी तरह फॉरेनर है, एब्सोल्युटली फॉरेनर, ठीक है। सो एक पीआरओआई है जो एक एब्सोल्युटली फॉरेनर है, इज एब्सोल्युटली फॉरेनर, और उसने इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, हैज सोल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। सो एक पीआरओआई है एब्सोल्युटली फॉरेनर और उसने इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, और अब वो चाहता है कि ये पैसा वो इंडिया के बाहर लेके जाए, ठीक है, एंड नीड्स टू repatriate the sale proceeds, ठीक है। सो वो चाहता है ये पैसा इंडिया के बाहर लेके जाए, तो अब सवाल ये उठता है कि बाहर लेके जाने के लिए क्या क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। क्या लगता है, इसको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी? ओके, क्या इसको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी? यस, इसको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो परमिशन लेने का काम एज अ लीगल एक्सपर्ट तुम्हें करवाना होगा। ओके, यू हैव टू गेट दैट परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अरेंज करके उसमें तुम्हें काम करवाना होगा, एंड दैट्स व्हाट यू विल बी पेड फॉर, ठीक है। सो इसमें आपने ये बात तो क्लियर समझ ली कि परमिशन लेनी पड़ेगी। अब क्या परमिशन और कौन सी नेचर की? सो जो भी पीआरओआई है, और अगर वो पीआरओआई मर चुका है तो उसका सक्सेसर इंडिया में प्रॉपर्टी बेच के पैसा बाहर लेके जा सकता है। ओके, हाँ बोलो। अब ये हो गया, हो गया, ठीक है, चलो। सो जो भी पीआरओआई है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो एक्चुअली फॉरेनर है, और हिज हर successors, they must apply to RBI for permission, ठीक है। सो आरबीआई में परमिशन के लिए दे शुड अप्लाई, प्लस आफ्टर आरबीआई परमिशन, after RBI permission, such person can repatriate sale proceeds outside India. ओके, सो आरबीआई से परमिशन लेके वो लोग ये पैसा लेके जा सकते, क्यों? क्योंकि ये लोग फॉरेनर्स हैं, ठीक है। चलो, तो सर अगर ये लोग एनआरआई होते तो? दैट इज द नेक्स्ट सिचुएशन, अगर ये लोग एनआरआई होते तो क्या होता आंसर? यस, लेट्स सपोज इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हुए यहां पर हम सिचुएशन सेकंड लेते हैं। सिचुएशन सेकंड के हिसाब से, लुकिंग एट इनटू द सेकंड सिचुएशन, एनआरआई या ओसीआई है, एनआरआई या ओसीआई। लेट्स से आपके अंकल हैं जो इंडिया के बाहर है, और वो एनआरआई या ओसीआई है, ठीक है। उन्होंने इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बेची है, हैज सोल्ड, हैज सोल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। सो उन्होंने इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बेची है,
एंड अब वो ये पैसा इंडिया के बाहर लेके जाना चाहते हैं एंड नीड टू रिपैट्रिएट सेल प्रोसीड्स आउटसाइड इंडिया। सो इंडिया में प्रॉपर्टी बेच के ये वाला पैसा इंडिया के बाहर लेके जाना चाहते हैं। इन दैट केस आपका क्या सजेशन है? ले जा सकते हैं, अंकल है, एनआरआई अंकल है और इंडिया के बाहर पैसा लेके जाना चाहते हैं, तो क्या सकते लेके जा सकते हैं? क्या इन्हें भी आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा? गॉट इट? चलो इस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर इनके पास एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन और फार्म हाउस था, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम उन्होंने प्रॉपर्टी कौन सी बेची है, तो एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन और फार्म हाउस था और ये प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेके जाना चाहते हैं, तो हम यही बोलेंगे सब बिना आरबीआई परमिशन के तो आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन, फार्म हाउस पहले तो एक्वायर करना मना है, पर अगर आपके पास था तो अगर आप बेच के जा रहे हो तो पहले आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा। बिना आरबीआई की परमिशन के एटलीस्ट ये प्रॉपर्टी का पैसा तो लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो पहले वो क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सो यहां पर देयर इज अ, लेट्स से आई एम राइटिंग इट एज अ सॉल्यूशन। हाँ हाँ हाँ, ये सारे सिचुएशन एक ही हेडिंग के अंदर चल रहे हैं। हाँ, उसी उसी का सॉल्यूशन, यस, सेकंड वाली का सॉल्यूशन। सो यहां पे सेल सेल प्रोसीड्स of agricultural land, plantations, or farmhouses, okay, farmhouses cannot be repatriated outside India, cannot be repatriated outside India. सो बिना परमिशन के ये पैसा तो लेके नहीं जा सकते। कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, सो कैनॉट बी रिपैट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ये कैश आउटफ्लो करके नहीं लेके जा सकते, उसके लिए आरबीआई की परमिशन चाहिए। ठीक है, अब आते हैं उस बात पे कि सर अगर उन्होंने कोई फ्लैट, कोई शॉप, कोई यू कैन से प्रीमाइसेस बेचा है, तो सवाल ये है जब उन्होंने खरीदा था क्या उस टाइम पे फेमा की परमिशन ली थी? अगर हाँ तो ये पैसा लेके जा सकते हैं। तो उस केस में आपके सजेशन क्या आते हैं? उस केस में आपके सजेशन ऐसा है कि व्हाट द कंडीशंस for repatriation outside India are, ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट, जब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कंप्लाई किया था? फेमा एक्ट एज वेल एज प्रिवेलिंग लॉ। ठीक है, सो इमूवेबल property was acquired as per FEMA and applicable laws। ठीक है, सो जब ये प्रॉपर्टी खरीदी थी क्या उन्होंने ये ध्यान रखा था? ठीक है, दूसरी चीज आप अपने अंकल से पूछोगे, अंकल ये पैसा कहां से दिया था?
एनआरई एनआरओ अकाउंट से चलेगा, एफसीएनआर से भी चलेगा, इंडियन अकाउंट से दिया था तो पैसा लेके जा सकते हो। और ये सारा पैसा लेजिटिमेट था, ब्लैक का तो कुछ नहीं दिया था ना ऊपर से। अगर हाँ, क्योंकि जितना लेजिटिमेट था, जितना व्हाइट मनी था, उतना ही लेके जा सकते हो, ब्लैक मनी नहीं। क्योंकि ब्लैक मनी लेके जाने के लिए आप बैंक में तो डिस्क्लोज करोगे नहीं, बराबर? समझा? तो इस चीज को भी क्लियर कर दिया कि अमाउंट गिवन फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, okay, the amount given for the purchase of property was paid through bank, was paid through bank or FCNR account or NRE account. ओके, सो आपने वो बैंकों के थ्रू पेमेंट किया, इट वॉज टेकन केयर फ्रॉम द FCNR और NRE अकाउंट, और जितना भी कंसिडरेशन है वो लेजिटिमेट सोर्सेस से जाना चाहिए। ओके, जितना भी कंसिडरेशन है वो लेजिटिमेट सोर्सेस से ही जाना चाहिए, दैट इज कंसिडरेशन पेड थ्रू legitimate sources। ठीक है, सो जितना भी कंसिडरेशन है लेजिटिमेट सोर्सेस से पे किया था। एंड तीसरी चीज वो कोई इंटरेस्टिंग चीज है। अगर इंडिया के बाहर वाला इंडिया में आके प्रॉपर्टी लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकता है, लेकिन अगर वो 2 से ज्यादा रेसिडेंशियल फ्लैट लेता है, 3 रेसिडेंशियल फ्लैट, 5 रेसिडेंशियल फ्लैट, तो इंडिया के बाहर सिर्फ 2 ही रेसिडेंशियल फ्लैट का पैसा लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में रेसिडेंशियल फ्लैट इज नॉट अ कमोडिटी ट्रेड। फॉरेनर्स क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं, खूब सारे घर खरीदते हैं, फिर घर बेचते हैं और वो पैसा प्रॉफिट बना के लेके जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं बॉस, ये कमोडिटी ट्रेड नहीं है, इधर आप आओ, आपको रहने के लिए एक प्रॉपर्टी, ज्यादा ज्यादा 2 प्रॉपर्टी चाहिए होगी, उससे ज्यादा कितनी चाहिए, 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है, क्लियरली बोल दिया। अभी रिसेंटली कनाडा में भी सेम लॉ डाला गया था कि जो बहुत से लोग कनाडा में सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करके रख रहे थे, तो वहां पे ये डाला गया कि नॉट मोर देन 1 प्रॉपर्टी शेल बी अलाउड टू एनी पर्सन। ओके, और अगर किसी के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो खाली क्यों है उसका रीजन दो, क्योंकि इस कनाडा में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये होता है कि जब आप इस तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते, बाहर वाले आपकी प्रॉपर्टी बुक कर करके रख लेते हैं। अब उन्होंने तो बुक करके रखी है, खाली पड़ी है, हमारे उधर लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, रहने को घर नहीं मिलता है, बराबर? इसलिए रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप एक से ज्यादा रेसिडेंशियल रखना चाहते हो रखो, लेकिन फिर उसको बेच के पैसा नहीं लेके जा सकते। ठीक है, सो इफ द प्रॉपर्टी if the property is a residential property, then sale proceeds of not more than of not the sale proceeds of not more than 2 properties can be repatriated. Can be repatriated, 2 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फ्लैट ले रखा है अंधेरी में, चंडीगढ़ में,
ओके, सो अगर आपने फ्लैट ले रखा है अंधेरी में, चंडीगढ़ में, सूरत में, तो आप डिसाइड कर लो कौन से दो प्रॉपर्टी का पैसा लेके जाने वाले हो। बाकी किसी एक प्रॉपर्टी का पैसा आप पूरी तरह इंडिया में ही छोड़ोगे। हाँ, इंडिया में रख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इंडिया में ही रहेगा वो। ओके, तो इसका मतलब इसमें से रिपैट्रिएट फंड्स ऑफ ओनली टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक है, सो ये था सेकेंड सिचुएशन। अब आता है तीसरा सिचुएशन पे, जहां पे प्रॉपर्टी कंपनियों के नाम पे होती है, और बाय चांस अगर ये प्रॉपर्टी मॉर्गेजेस में आ जाए, तो क्या मॉर्गेज वाला प्रॉपर्टी को बेच के पैसा लेके जा सकता है? ओके, दैट बिकम्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। तो थर्ड सिचुएशन कुछ इस तरीके से, लेट्स सी, एक कंपनी है, पीआरआई कंपनी। ओके, पीआरआई कंपनी, और इन्होंने बोरो किया है एज borrowed from overseas bank, say for example Bank of Japan, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, एंड mortgaged mortgage its property। सो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है, से फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री मॉर्गेज की है, दैट इज ए फैक्ट्री। फैक्ट्री और एक और ले लेता हूं, एंड बिल्डिंग, ठीक है। सो फैक्ट्री एंड फैक्ट्री की बिल्डिंग दोनों ही मॉर्गेज कर रखी है, ठीक है, अगेंस्ट सच बोरोइंग्स। ठीक है, सो so such borrowings against now PRI company has defaulted in payment, has defaulted in payment, okay, so the overseas bank has sold the property. The overseas bank has sold the property in India and desires to repatriate sale proceeds outside India, ठीक है। सो क्या करना चाहिए? ठीक है, सो सिचुएशन आपके लिए क्लियर है। पीआरआई इंडियन कंपनी है, ओवरसीज बैंक से लोन लिया था, ओवरसीज बैंक ने डिफॉल्ट के चक्कर में प्रॉपर्टी बेच डाली है। अब
अब वो पैसा इंडिया के बाहर लेकर जाना चाहते हैं। एज अ लीगल एक्सपर्ट्स आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखें। पहली बात, ये सारा ट्रांजैक्शन किसी ना किसी ऑथराइज डीलर के थ्रू ही होगा। ओवरसीज बैंक कभी भी इंडिया में ऐसे डायरेक्ट लोन नहीं देती, कोई ना कोई इंडियन बैंकिंग एजेंट होता ही है। वो इंडियन बैंकिंग एजेंट ही मेरा ऑथराइज डीलर है। तो अगर बैंक ऑफ जापान ने लोन दिया है तो वेरी ऑब्वियस देयर हैज टू बी सम इंडियन बैंक। लेट्स सपोज एसबीआई वाज द इंडियन बैंक, तो आरबीआई बोलता है डोंट कम टू अस। आरबीआई बोलते है तुम्हारा इंडियन बैंक कौन सा था? एसबीआई। उसके पास जाओ, वो बताएगा कि तुम्हें अब क्या करने का है। तो authorized dealer bank will ensure certain compliances and they will be the one who will guide for such kind of remittances abroad. Okay, so अब वो क्या करने का है वो पॉइंट यहां पे आता है। Let's see and understand. Okay, solution. So क्या करने का क्या है? Well, जो भी ऑथराइज डीलर है, हमारे केस में लेट्स से एसबीआई इज द ऑथराइज डीलर, सो द ऑथराइज डीलर for example SBI may allow repatriation of sale proceeds, may allow repatriation of sale proceeds. So they may allow repatriation of sale proceeds. कहाँ पर? Outside India. Outside India, subject to conditions are complied. Okay. So अगर conditions complied है तो repatriation allow कर देंगे। क्लियर? क्या कंडीशन कंप्लाइड और क्या क्या? पहली बात, जो भी प्रॉपर्टी है वो इंडिया में ही बेची जानी चाहिए। ओके, टू द इंडियंस। इस बात का बैंक ऑफ जापान को ध्यान रखना पड़ेगा। द बैंक ऑफ जापान शुड बी सेलिंग द प्रॉपर्टी टू पीआरआई इन इंडिया, नॉट टू आउटसाइडर्स, क्योंकि वो लोन रिकवरी कर रहा है, वो इंडिया के बाहर बेच के एंजॉयमेंट नहीं कर रहा है। क्लियर? सो इस चीज का ध्यान रखने का, ध्यान क्या रखने का, दैट the property must be sold to PRI in India. So the property has to be sold to PRI in India. Rubber. Clear? The realization and the repatriation of sale proceeds, जो भी पैसा प्रॉपर्टी बेच के आया और जो पैसा वो इंडिया के बाहर लेके जाना चाहता है, तो जितना पैसा आया उतना पैसा लेके जाते समय एक चीज ध्यान रखने का, पैसा जो इंडिया के बाहर जा रहा है वो लोन का रीपेमेंट अमाउंट होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, ना कि सारा पैसा भेज दो। समझा? आपको सारा पैसा इंडिया के बाहर नहीं भेजना है। बैंक ऑफ जापान का जितना लोन आउटस्टैंडिंग था उतना भेजना है। वो सारा पैसा लेके क्यों जा रहा है? जितना देखो, बैंक का जितना लोन बाकी होता है बैंक को उतना ही रिकवरी करनी होती है, तो उतना प्रॉपर्टी बेच के रिकवरी करेगा, तो ओनली टू द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट अगर जो बाकी है, बस उससे ज्यादा पैसा इंडिया के बाहर नहीं भेजने का। तो सर बाकी का पैसा किसका? जिसकी प्रॉपर्टी थी, जिसकी प्रॉपर्टी थी उसका पैसा है ना, उसको दो वापस। तो अगर मैंने 10 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची, लोन 7 करोड़ था, तो 7 करोड़ लेके जा, बाकी का 3 करोड़ बाकी है ना, वो तो उसका है। समझा? तो सारा पैसा मत भेज देना। ओके, वो खुश और तुम ना खुश हो जाओगे। क्लियर? प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखना कि रिपैट्रिएशन ऑफ सेल proceeds
must be adjusted only against outstanding dues in respect of properties, okay, and no other loans. Okay, so it has to be adjusted against outstanding dues in respect of properties and no other loans. समझा? तो सारा पैसा मत भेज देना, जितना लोन बाकी है उतना ही लोन इंडिया के बाहर की तरफ भेजना. ठीक है, ये बात सबको क्लियरली समझ में आई? ओके फाइन.